नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपण 19 तारखेला जो पेपर दिला आहे तो आहे वर्क पॉवर एनर्जी, कोलिजन आणि सर्क्युलर मोशन. याचं पेपर डिस्कशन आता मनीष सर कंटिन्यू करणार आहेत. माझ्या मते रिव्ह्यू ऑफ द पेपर जर बघायचं म्हणलं तर पेपर हा थोडासा डिफिकल्ट लेवलला होता, कारण त्यामध्ये आम्ही सर्व प्रकारचे टिपिकल क्वेश्चन कव्हर केलेले आहेत. म्हणजे याचा अर्थ बाकी जे सगळे रेफरन्स बुक्स आहेत, NCERTचं बेसिक आहे आणि एक्झेम्पलर याच्यामधले सगळे टिपिकल क्वेश्चन आम्ही त्यामध्ये कव्हर केलेले आहेत. त्यामुळे या पेपरची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी वाढलेली असेल. तर पालकांना सांगत असताना आमचा हा इंट्रोडक्टरी पार्ट तुम्ही सुरुवातीला दाखवत चला. जर तुम्हाला मार्क कमी आले असतील तर काही काळजी करू नका. हा पेपर तुम्ही रिव्हिजनसाठी वापरू शकता. हा रिव्हिजनसाठीचा सर्वात उत्कृष्ट पेपर आहे. यामध्ये तुम्हाला सर्वच्या सर्व प्रकारच्या बेसिक गोष्टी, टिपिकल सर्व प्रॉब्लेम्स आणि त्याचबरोबर थेरी क्वेश्चन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. माझ्या मते या पेपरची रिव्हिजन करत असताना कॅल्क्युलेशन्सकडे सगळ्यात जास्त ध्यान द्यायचं आहे आणि आपण सर्व कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित करून पाहिजेत. पालकांना सांगत असताना सांगा की हा पेपर थोडासा लेंदी होता, त्यामुळे आपण टार्गेट इथं कमी ठेवले. त्यामुळे ॲव्हरेज विद्यार्थी माझ्या मते 80 ते 90च्या दरम्यान असला पाहिजे. जो टॉपर आहे तो 110-120च्या पुढे गेला पाहिजे. आणि जर तुम्ही 110-120 सुद्धा क्रॉस करत असाल तर तुम्हाला नीटमध्ये सर्वोत्तम मार्क घेण्यासाठी कोणीही थांबवू शकणार नाही. हां, जर तुम्ही 60 किंवा 70च्या रेंजमध्ये असाल तर तुम्हाला या पेपरचं रिव्हिजन करायचं आहे. आणि जर तुम्ही 30-40 या ठिकाणी असाल तर तुम्ही बेसिक कॉन्सेप्टमध्ये वीक असाल तर तुम्हाला ते बेसिक कॉन्सेप्ट परत रिवाईज करायचे आहेत आणि हा पेपर एकदा न बघता सोडवायचा आहे. चला मग आपण पेपर डिस्कशन सुरू करूया. आणि आता पूर्णपणे मनीष सर जे बोलतील त्या पेपर डिस्कशनकडे सर्वांनी लक्ष देऊन ऐकायचे. ज्या ठिकाणी तुम्हाला वाटेल की हा प्रॉब्लेम टिपिकल आहे त्या ठिकाणी पॉज करायचं आहे आणि तो प्रॉब्लेम तिथं लगेच सोडून बघायचा आहे आणि उत्तर फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करायचा आहे. तसेच यामध्ये आम्ही काही करेक्शन्स असतील, काही त्याच्यामध्ये अजून काही मॉडिफिकेशन असतील आन्सरमध्ये, तर हे सगळेच्या सगळे आम्ही या डिस्कशनमध्येच सांगितलेले आहेत आणि तशाच प्रकारचे मॉडिफिकेशन आपण फायनल आन्सर कीमध्ये करणार आहेत. तर चला सुरू करूया आपण पेपर डिस्कशन. मित्रों, बिडवे सर ने पेपर का रिव्यू दे दिया है, तो अब हम लोग पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है एंड स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर. तो K का वैल्यू अपने को गिवन है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर और K का X का इनिशियल वैल्यू X1 हो गया 5 सेंटीमीटर. और बाद में क्या है कि फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर. तो फर्दर जो स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब X2 क्या हो जाएगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर. तो यहां पे पूछ रहा है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, यानी स्प्रिंग का वर्क नहीं पूछ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा है. और वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होता है बेसिकली, तो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल. तो चेंज इन काइनेटिक तो 0 हो गए, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब हो गया U2 - U1 और U2 - U1 क्या हो जाएगा ½ के X2² - ½ के X1². तो ½ के कॉमन ले लोगे K/2 और X2² - X1². K का वैल्यू गिवन है, X1 X2 भी गिवन है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है. 0.05 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0.10 मीटर. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बोल रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, मास 10 ग्राम है, मूव्स ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस भी गिवन है 6.4 सेंटीमीटर, विथ ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो इसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और AT जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका स्पीड जो है इंक्रीज करते जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 8 × 10⁻⁻⁴ जूल. लेकिन कब का है, एट द एंड ऑफ आफ्टर द रिवॉल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द मोशन. और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो गए, सेकेंड रिवॉल्यूशन, एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, एंड ऑफ 2 रिवॉल्यूशन. यानी पार्टिकल अगर 2 बार रोटेशन कंप्लीट किया तो 2 रोटेशन के बाद का काइनेटिक एनर्जी दिए हुए हैं. और इनिशियल स्पीड भी गिवन है 0. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्पीड 0. तो सबसे पहले तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इससे हम लोग 2 रिवॉल्यूशन के बाद का स्पीड निकाल सकते हैं ना. तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं ½ m
वी स्क्वायर। तो 2 रिवोल्यूशन के बाद का स्पीड निकल जाएगा यहां से, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2k/m का अंडर रूट। तो ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 हो गए, k हो गया तुम्हारा 8 × 10⁻⁻⁴ और मास है 10 ग्राम, तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो 10/1000 kg। तो ये हो जाएगा 1/100। तो ये सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाता है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, एट द एंड ऑफ 2 रिवॉल्यूशन हमने ये रिजल्ट को यूज किया और 2 रिवॉल्यूशन के बाद का स्पीड निकल गया। तो अब सोचो कि 2 रिवॉल्यूशन को, अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, 2πr। 2 रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो गया, 2πr + 2πr। तो इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड पता है, तो अब काइनेमेटिक्स का रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, v² = u² + 2as। बट यहां पे a का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो स्पीड अपने को हो गया 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर, u हो गया 0 और 280 हमें फाइंड करना है, और s के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2 रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया s = 2 × 2πr। इसका मतलब s हो गए 4πr। तो s का वैल्यू हमें 4πr सब्सटीट्यूट करना है। r गिवन है, स्पीड निकल चुका है, तो यहां से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक मोटर है जिसका कि पावर कांस्टेंट है, पावर इज कांस्टेंट, और तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब s का हमें कैलकुलेशन करना है, s और t में रिलेशन लाने हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो पावर को लिखेंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो P = फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, P = F × V। तो फोर्स की जगह पे फिर से आ जाओ, आगे बढ़ा दो, मास इंटू एक्सलरेशन V, और एक्सलरेशन के जगह पे फिर हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। तो इसमें से v dv एक साइड आ जाएगा और दूसरे साइड dt को भेज देते हैं, तो P/m dt, और इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 0 से t का लिमिट हो गया और इधर 0 से v का लिमिट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा v² P/m × t। तो एक तरीके से यहां पे देख सकते हो कि v = √P/m × t के पावर 1/2। तो v का t के साथ रिलेशन आ गया, तो अगले स्टेप में अब आप क्या करोगे, तो v के जगह पे लिखोगे ds/dt √P/m t के पावर 1/2। ये तो कांस्टेंट ही है। अब dt को दूसरे साइड लेके फिर से इसमें से इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ds = √P/m और t के पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन। तो इधर s आ जाएगा और प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 यानी t के पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने तुमको जो रिवीजन लेक्चर लिया था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। तो एक 20 मीटर का हाइट है इस तरीके से, और यहां से बॉल को रिलीज नहीं किया है, यहां पे वेलोसिटी है एक तरह v0 = v0, मतलब ये सिंपल वैल्यू गिवन नहीं है v0, और ये हाइट हो गया 20 मीटर। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी। तो यहां पे कोलिजन के बाद ये 50% एनर्जी लॉस किया, 50% लॉस ऑफ एनर्जी, एंड इट रिटर्न्स टू द सेम हाइट। तो यहां से जो ये वापस गया ये सेम हाइट तक, तो लौटने के बाद जो यहां पे फाइनल स्पीड इसके रहे होंगे वो 0 रहा। तो अगर यहां पे 50% एनर्जी लॉस हो रहा है और यहां से रिलीज क्या होता, तो इतने हाइट तक नहीं जाते, यहां पे एक्स्ट्रा स्पीड दिया गया है, यहां पे स्पीड दिया गया v0। तो अगर इस वाले स्पीड को मैं v1 कंसीडर कर लूं, इसको v2 कंसीडर कर लूं, तो v1 v2 को यहां पे 50% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। तो अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग का काइनेटिक एनर्जी ये k1 हो गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग का काइनेटिक एनर्जी k2 हो गया, तो 50% लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब k2/k1 क्या हो जाएगा 1/2। तो
इस तरीके से K2 को क्या फिर हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम V2 स्क्वायर और K1 को लिख सकते हैं हाफ एम V1 स्क्वायर। तो इसका मतलब V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर, हाफ एम तो कैंसिल ही हो जाएंगे, इज 1/2। तो यहां से देख सकते हो कि V2 बाई V1 जो हो गया वो 1/√2 हो गए। मतलब ये जो लौटा ये स्पीड V2 और जो ये आया था स्पीड V1 से, तो V2 V1 का रेशियो हो गया 1/√2। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो गया 1/2, स्पीड का रेशियो हो गया 1/√2। तो अब ये जो V1 V2 है उसको करस्पॉन्डिंग ये हाइट h से रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पे चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हो कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है कितने हो गए, हाफ एम V0 स्क्वायर, प्लस यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितने हो गए, mgh, और नीचे आने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम V1 स्क्वायर। तो यहां पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, हालांकि काइनेमेटिक्स भी यूज कर सकते थे। तो यहां से m कैंसिल हो गया और यहां से V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो V1 इक्वल टू, इधर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 इक्वल टू √V0 स्क्वायर प्लस 2gh। और इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर इधर के हिस्से में अप्लाई करो तो नीचे पहले काइनेटिक एनर्जी कितने थे, तो हाफ एम V2 का स्क्वायर, और ऊपर जाने पे तो काइनेटिक है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2gh। तो ये V1 और V2 को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। V1 और V2 दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो V2 के जगह पे क्या लिखेंगे, √2gh, और V1 के जगह पे √V0 स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 1/√2, और h का वैल्यू यहाँ पे 20 गिवन है। तो इसको सॉल्व करके जब V0 का वैल्यू आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज h इज गिवन 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि रबल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेन। तो ये 5 मीटर का हाइट हो गया और यहां से ड्रॉप किया है, तो इनिशियल स्पीड 0। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट सॉन, ऑन बाउंसिंग इट राइजेस टू 1.8 मीटर। लेकिन जब यहां से बाउंस करके ये लौटा तो ये 1.8 मीटर के हाइट तक आया। मान लो ये h1 हो गया 5 मीटर और ये हो गया h2, यहां भी v फाइनल क्या हो गया 0। तो ऑब्वियसली यहां पे किस तरह का कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी देख सकते हो रिड्यूस करके। तो पूछा गया है कि द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी बाय बाउंसिंग बाय ए फैक्टर, यानी लॉस ऑफ वेलोसिटी का फैक्टर पूछा गया है। तो लॉस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर इस वाले का स्पीड हम लोग यहाँ v1 कंसीडर करें, इसको यहाँ पे रिटर्न जो हुआ ये v2 से, तो लॉस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो पहले v1 होगा फिर v2, तो v1 निश्चित ही ग्रेटर देन v2 हो गया, तो लॉस ऑफ वेलोसिटी कितने हो गए, तो ये हो गया v1 माइनस v2। तो और इसका एक फ्रैक्शनल लॉस पूछा है, तो फ्रैक्शनल लॉस क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाय v1। तो इसका मतलब ये v1 माइनस v2 बाय v1 के बराबर, तो 1 माइनस v2 बाय v1। और v1 v2 को हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं हाइट से, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितने थे, mgh, किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो इसका मतलब v1 का वैल्यू हम लोग कहाँ से कैसे लिख सकते हैं, तो v1 इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा √2gh1, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीड तो है नहीं, सिंपल पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो v1 हो गया √2gh1 और v2 हो जाएगा सिमिलरली √2gh2। तो इसका मतलब यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 माइनस v2 के जगह पे √2gh2 और ये हो गया √2gh1। तो इसका मतलब 1 माइनस √h2 बाय h1, और h1 h2 तो गिवन नहीं है, तो 1 माइनस √1.8 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाता है तुम्हारा 1 माइनस 0.36 और ये सॉल्व करके 1 माइनस 0.6 जो कि 0.4 के इक्वल हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए सेम बॉल ऑफ मास एट रेस्ट। ठीक है, तो दोनों बॉल का मास इक्वल है, लेकिन ये वाला जो है रेस्ट में है, मतलब u2 जो हो गया ये 0 हो गया। इफ e इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बॉल आफ्टर कोलिजन।
तो कोलिजन के बाद एक का वेलोसिटी हो गया v1, ये मान लो 1 2 है और ये 2 हो गए, तो इसका वेलोसिटी v1, इसके वेलोसिटी v2, तो इनके वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी v1 एंड v2। और इसके कुछ स्पीड हो जाएंगे, कुछ u1। तो क्या कर सकते हैं, एक तो v1 v2 का तुम्हें फार्मूला पता है, तो चाहो तो डायरेक्ट उससे लिख सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई गिवन ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m u1 प्लस m इंटू 0 इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तो मास कैंसिल हो गए, तो इस केस में एक इक्वेशन बन जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1। और सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसका मतलब ये v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस 0। तो यहां से देखो कि ये क्या आ गया, v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1। तो ये एक सेकंड इक्वेशन हो गए। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो v2 माइनस v1 बाय v2 प्लस v1 इज इक्वल टू ई u1 बाय u1। तो u1 कैंसिल हो गए, तो दिस इज e। तो v2 माइनस v1 बाय v2 प्लस v1 इक्वल टू e बाय 1। अब इसके आगे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हो। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे v1 v2 का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा v1 बाय v2 यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि जो m1 है, तो m1 गिवन है 8m और m2 गिवन है 2m। तो बिफोर कोलिजन स्पीड को हम लोग u1 u2 लिखते हैं और आफ्टर कोलिजन स्पीड को v1 और v2। तो u2 तो गिवन है 0 के इक्वल और u1 हो गया तुम्हारा u। तो ये जो v1 और v2 है, तो एक तरीके से हमें फाइनल एनर्जी ऑफ स्फीयर, मतलब इसका फाइनल एनर्जी पूछा गया है। तो इसका किस तरह का एनर्जी पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, v1 चाहिए। तो v1 का क्या फार्मूला होता है, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। किस तरह का कोलिजन है, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। तो v1 का रिजल्ट क्या हो जाता है, तो एक रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं u1, ये लिखते हैं u2। तो u2 तो हालांकि 0 ही है और ये डिनोमिनेटर में हो जाता है m1 प्लस m2, इधर भी हो जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ हो जाता है m1 माइनस m2 और ये हो जाता है 2m2। तो ये टर्म तो अपना 0 ही हो गया डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पुट करो 8m माइनस 2m डिवाइडेड बाय 8m प्लस 2m और स्पीड हो गया इसके u, ये पार्ट हो गए 0। तो यहाँ से हम लोगों ने v1 को फाइंड कर दिया। तो ये सॉल्व करके कितने आ जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो गया और नीचे 8 प्लस 2 10 हो गए। तो सॉल्व करके हो गए 3/5u। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इसका बता सकते हैं आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, तो हाफ मास हो गए 8m और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर। सो इट इज हाफ 8m, v1 के जगह पे 3/5u का स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25 और इधर के हिस्से में देखो तो हाफ 8m u स्क्वायर। तो हाफ 8m u स्क्वायर जो हो गया, ये क्या हो गया, ये पहले का काइनेटिक एनर्जी। और पहले के काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि अभी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो E के इक्वल है बिफोर कोलिजन। तो इसका मतलब हाफ 8m u स्क्वायर को हम लोग E से रिप्लेस कर सकते हैं। सो रिजल्ट क्या हो गया, 9/25 इंटू E, 9/25 जो कि 0.36 E के इक्वल हो गए। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि तुम्हें दो स्प्रिंग है जिसका कि कांस्टेंट दिया गया है Kp और Kq और क्वेश्चन में गिवन है Kp लेस देन Kq। तो एक केस है A। तो केस A में बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इज सेम, दे आर स्ट्रेच बट बाय द सेम अमाउंट। इसका मतलब दोनों में x का वैल्यू सेम है और पूछा गया है कि यहां पे वर्क डन जो है वो P और Q में
किसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर स्प्रिंग को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं तो वर्क डन का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक तो जीरो है, तो चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी कितने हो गए, तो बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर। तो केस ए में एक्स का वैल्यू सेम है, एक्स इज सेम, तो अगर एक्स सेम हो गया तो इसका मतलब डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू के। तो देख सकते हो के पी लेस देन के क्यू, तो इसका मतलब डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू। और केस बी में एक्स सेम नहीं बोला है, स्प्रिंग फोर्स इज सेम बोला है, एफ इज सेम। तो इसी रिजल्ट को हम लोग फोर्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फोर्स के टर्म में अगर इस रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, तो f इक्वल टू के एक्स, तो x के जगह पे f बाई के, तो f स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा f स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एक के कैंसिल, तो जो नीचे आ जाएगा 2k। तो वर्क डन जो बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर है, इसी को फोर्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया तुम्हारा f स्क्वायर बाय 2k। तो यहां देख सकते हो कि w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, तो kp लेस देन kq, तो इसका मतलब wp इज ग्रेटर देन WQ। यानी फर्स्ट केस में हो जाएगा WP लेस देन WQ और सेकंड केस में हो जाएगा WP इज ग्रेटर देन WQ। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में करेक्शन है, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो तुम्हारा हो जाएगा C। तो यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन है, ध्यान रखना कि आंसर जो हो जाएगा वो C है, आंसर का इसमें करेक्शन है। और सॉल्यूशन जो तुम्हें टाइप किया हुआ है उसमें भी थोड़ा ये इनइक्वलिटी थोड़ा रिवर्स टाइप हो गया है, तो सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, ये वाला सॉल्यूशन यूज करना, ठीक है ना। यहाँ पे W प्रोपोर्शनल टू K है, तो यहाँ पे KP लेस देन KQ है, बेसिकली प्रॉब्लम में KP लेस देन KQ है और सॉल्यूशन में KP ग्रेटर देन KQ टाइप हो गया है। तो थोड़ा इस सॉल्यूशन को तुम लोग देखना, और आंसर में भी करेक्शन है, C आंसर हो गया इसके, बेसिकली C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में तुमको इन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है एक्स के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है एक्स के साथ, तो उस केस में तुमको बेसिक से जाना है, फोर्स के बारे में सोचना है। और बोला है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, कहां पे, ओरिजिन पे। तो कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसका मोशन किधर होगा, जिधर फोर्स लगेगा। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है, एक ब्लॉक को रेस्ट में रख दो, तो जिधर तुम उस पर फोर्स हिट करोगे उधर की ओर मोशन करेगा, अगर पहले से इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, तो इसका मतलब मोशन किधर होगा, तो मोशन इधर ही होगा जिस डायरेक्शन में मोशन विल स्टार्ट। तो मोशन विल स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा इफ u इज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो तुम्हें यह पता करना है कि फोर्स किधर लगेगा। और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे पता करते हैं, तो F इक्वल टू माइनस du बाय dx से। इसका मतलब माइनस और du बाय dx, पोटेंशियल का ग्राफ तुमको x के साथ दिया हुआ है, तो du बाय dx का मतलब तुम्हें du वर्सेस dx का स्लोप कंसीडर कर देना है, यहां पे स्लोप निकाल देना। तो पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ स्लोप देखना है, वो भी कहां पे, ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे तुम्हें पूछ रहा है कि पार्टिकल का मोशन किधर होने वाला है। तो ओरिजिन पे इसका स्लोप देख लो, लेकिन यहां पे माइनस साइन लगा के सोचना है कि फोर्स किधर लगेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा उधर ही पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा क्या है कि तुम्हें फोर्स का x के साथ ग्राफ दिया है, वर्क डन पूछा गया है। तो वर्क डन किसके बराबर, इंटीग्रेशन f dx, और इंटीग्रेशन f dx का मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया फाइंड कर लो, तुम्हें वर्क डन निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एक ब्लॉक आ रहा है इधर से, ब्लॉक C v0 स्पीड से, और इधर है तुम्हारा ब्लॉक A और एक स्प्रिंग लगा के इधर है ब्लॉक B। हाँ, यहां पे क्या है कि ब्लॉक C जो है इसका मास m है, और ब्लॉक जो तुम्हारा A है इसका भी मास m ही है, लेकिन अनदर ब्लॉक B जिसका कि मास 2m है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K हो गया। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K का वैल्यू पता करना है। x0 इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द वेलोसिटी ऑफ A एंड B इज सेम। तो जब A और B दोनों का वेलोसिटी सेम है तो इसमें स्प्रिंग का कंप्रेशन x0 दिया हुआ है, K का वैल्यू निकालना है। तो अब सबसे पहले तो हमें इस दोनों का कोलिजन कंसीडर करना है।
तो यहां पे कोलिजन का नेचर क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। तो सी और ए जो कोलाइड कर रहा है, इसके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन देखो स्पेशल केस आ गया। इलास्टिक कोलिजन सेम मास, तो सेम मास इलास्टिक कोलिजन मतलब एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब सी को वी नॉट वेलोसिटी है और ए अभी रेस्ट में है, तो अभी तुमको सी और ए का कोलिजन सोचना है। तो सी रेस्ट में आ जाएगा और ए को वेलोसिटी मिल जाएगा वी नॉट। तो इसका मतलब अब जो इनिशियल सिचुएशन मतलब नेक्स्ट सिचुएशन दिखने वाला है, तो जो ब्लॉक सी है ये रेस्ट में आ गया, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, सेम मास इलास्टिक कोलिजन एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, और ए को जो है वेलोसिटी मिल गया वी नॉट। और अभी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, अभी मतलब ये इनिशियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके आगे का प्रॉब्लम हो गया कि ए और बी एक ब्लॉक है और ए को हमने वेलोसिटी दे दिया वी नॉट। तो फिर फर्दर क्या हो रहा है? तो बाद में क्या बोल रहा है कि दोनों का जब ये दोनों डिस्प्लेस किए होंगे कुछ ना कुछ, तो अब स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है और स्प्रिंग में कंप्रेशन है एक्स नॉट और दोनों का वेलोसिटी बोल रहा है इक्वल है। तो दोनों का वेलोसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं v1 और v1। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन सबसे पहला स्टेज ये दोनों का कोलिजन। तो ये दोनों का कोलिजन मतलब सेम मास इलास्टिक कोलिजन एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, से रेस्ट में आ गया, ए को वेलोसिटी वी नॉट मिल गए। तो अब हमें यहां से इस सिचुएशन के प्रॉब्लम के इस हिस्से को सोचना है कि अगर इसको हमने वेलोसिटी वी नॉट दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसके 0 है और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, तो ये सेम वेलोसिटी क्या होगा? तो इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल सकते हैं। तो ए का मोमेंटम हो गया एम वी नॉट, बी का इनिशियल मोमेंटम हो गया 0 और बाद में क्या है कि एक का m स्पीड हो गया v1, लेकिन यहां b का मास है 2m, तो ये हो गया 2m और स्पीड हो गया v1। तो इसको सॉल्व करके देखो v1 आ गया, तो v1 कितने हो गए? यहां पे 3 है, 3 इधर हो गए, तो v नॉट बाय 3। तो अब दोनों का जो इक्वल स्पीड है वो स्पीड है v नॉट बाय 3 और इस इंस्टेंट का कंप्रेशन दे रखा है x नॉट। तो अब इस दोनों के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो एज पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, ए का मास है m और स्पीड हो गए v नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, बी का काइनेटिक एनर्जी हो गए 0 और स्प्रिंग में अभी कोई कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग एनर्जी हो गए 0। और जब इस सिचुएशन पे आ गया तो अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m ये भी v1 का स्क्वायर और स्प्रिंग एनर्जी हो गए यहाँ पे हाफ k x नॉट का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में तुम्हें अब v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है दोनों जगह पे और फाइनली k का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि दो स्प्रिंग जो है तुम्हारा सीरीज में है और दोनों के टोटल कंबाइंड जो है कंप्रेशन दिया हुआ है 8.75। तो इसका मतलब हो गया कि एक स्प्रिंग के कंप्रेशन को मान लेते हैं XA, तो XA को X कंसीडर कर लेंगे, तो XB क्या हो जाएगा? तो टोटल कंबाइंड कंप्रेशन दिया हुआ है 8.75, तो इसमें से XA को माइनस कर दो, X हो गया, तो XA XB दोनों कंप्रेशन हो गए, लेकिन दोनों सीरीज में है तो फोर्स तो दोनों पे सेम ही है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू KA XA इक्वल टू KB XB और XB का वैल्यू ये हो गया। तो दोनों पे फोर्स सेम है, रीजन स्प्रिंग सीरीज में है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? KA का वैल्यू दिया हुआ है 300, X इज इक्वल टू KB दे रखा है 400 और XB हो गए 8.75 माइनस X। तो क्या इसको सॉल्व करके X निकल सकता है? तो X का सॉल्यूशन आ जाता है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब XB क्या हो जाएगा? 8.75 माइनस 5, सो इट इज 3.75 सेंटीमीटर। तो XA और XB दोनों यहां से सॉल्व होकर निकल गए। तो अब दोनों का एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, स्प्रिंग एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो EA बाय EB एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो हाफ KA XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ KB XB का स्क्वायर। तो K पता है, XB भी पता है, वैल्यू रख दो, हाफ तो कैंसिल हो गए, तो ये 300 नीचे ये 400, इधर X का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3.75 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करके आंसर आ जाता है तुम्हारा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि एक इस तरीके का इंक्लाइंड सरफेस है,
ये एंगल थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 1/x। और यहां से एक ब्लॉक है जिसका कि मास m है, इनिशियल स्पीड इसके तो मैं एक ब्लॉक ऑफ मास m असेंडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v। तो जो अगर यहां पे पहुंच गया तो यहां पहुंचने के बाद इसका स्पीड हो गया v। द वर्क डन बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज। तो यहां से यहां ले जाने में तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन से जा रहा है, अपने आप तो जाएगा नहीं, इस पे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया होगा ऊपर की ओर, तो इसके ऊपर कितने वर्क डन करने पड़ेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां पे पूछा, ये जो F एक्सटर्नल है तो एक तरीके से इसका वर्क डन पूछा गया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी U का वैल्यू 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ mv²। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने हो गए, नीचे से ऊपर गया, अगर मान लो इसको हाइट गिवन नहीं है, मान लेते हैं अगर ये हाइट h है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितने हो गए, mgh। तो v तो गिवन नहीं है, मास गिवन है। अब यहाँ पे h का वैल्यू हमें चाहिए, तो h के वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, चलो हाफ mv² प्लस mgh। तो h को क्या अगर मैं यहाँ पे s मान लूँ, इसको h ले लूँ, तो h का वैल्यू लिख सकते हैं s साइन थीटा, h के जगह पे लिख सकते हैं s साइन थीटा। तो ये हो गया s साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 1/x गिवन है, लेकिन s भी गिवन नहीं है, तो s का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स से देखो क्या लिख देंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये v² हो गया, u तो 0 है, 2as। तो यहां से निकल गया s का वैल्यू v²/2a। तो s का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, v²/2a, साइन थीटा का वैल्यू 1/x। तो ये हो गया हाफ mv² प्लस mg, s के जगह पे v²/2a और साइन थीटा के जगह पे 1/x। फिर इसमें से हाफ mv² कॉमन ले सकते हो, तो राइट आंसर आ जाएगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में क्या है कि तुमको एक बॉल को ड्रॉप किया गया है h हाइट से, और नीचे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो पूछ रहा है ये कितने टाइम के लिए टोटल फ्लाई किया, मोशन कितने देर के लिए हुए। तो ऐसे आएगा, नीचे ऑब्जर्व करते 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 लास्ट में रुक गया, तो टोटल टाइम बताना है। तो पहले तो मान लो कि जैसे ये A से ड्रॉप किया और नीचे आया B पे, तो A से B का टाइम तो आसानी से निकाल सकते हो, कितने हो जाएगा, TAB। तो H इक्वल टू हाफ GT², तो T का मतलब √2h/g। तो ये तो सिर्फ डिसेंड किया है, ये डिसेंडिंग टाइम निकल गया। लेकिन जब ये यहां पे स्ट्राइक होगा तो यहां से जो रिटर्न होगा इसके स्पीड रिड्यूस कर गए होंगे। तो अगर मान लो ये U से टकराया तो लौटा होगा किससे, EU से। ये कोलिजन का स्पेशल केस है, तो अगर कोई भी पार्टिकल U से टकराया तो लौटेगा किससे, EU से। तो अब देखो स्पीड इसके रिड्यूस कर गए, तो हाइट h तो नहीं जाएगा ना, कम हाइट तक जाएगा। तो इस केस में हाइट क्या हो गया, h1। क्योंकि अगला वाला जो ये टाइम लेंगे, तो मान लो कि ये B से गया C और C से आया वापस B पे, तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट वाला टाइम होगा T B से C और प्लस C से वापस B। तो टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों तो सेम ही होना है। तो जिस तरीके से ये √2h/g है, तो ये क्या हो जाएगा, √2h1/g, लेकिन यहां असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों है, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये h1 और h को भी तो रिलेट करना पड़ेगा। तो h1 h से कैसे रिलेटेड होगा, तो जो हाइट h1 होगा वो ये स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होता है वो किसके बराबर होता है, v²/2g। तो v की जगह पे अगर हम लोग यहां पे EU पुट कर देते हैं तो e²u²/2g, और u²/2g का मतलब h से रिलेट हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा e²h। तो इसका मतलब h1 इज e²h, तो यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स √2, और h1 के जगह पे लिख सकते हैं e²h/g। तो e² का रूट e बाहर आ गया, तो ये e टाइम्स और बाहर में 2 √2h/g। तो अब अगर इस दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो तो एक जैसा ही दिख रहा है √2h/g।
लेकिन यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और इसमें E से मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर नेक्स्ट वाला जो केस बनेगा, तो ये जैसे हाइट h1 है उसमें फिर h2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली h2 किसके बराबर हो जाएगा, तो e स्क्वायर h1 हो जाएगा, तो इसका मतलब e के पावर 4h हो जाएगा। और टाइम की बात करेंगे तो नेक्स्ट वाला टाइम जो फिर से मान लो कि ये गया और आया, तो सिंपल इसी में क्या कर सकते हैं, e से फिर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे इसमें e से मल्टीप्लाई हुआ तो अगले बारे में फिर से ई से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही है। तो नेक्स्ट केस का फिर से अगर मान लो कि चलो कि ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी आया, फिर से मान लेते हैं कि ये बी है और ये डी में गया, तो टी बी से डी और डी से वापस बी आया, तो ये टाइम कितने हो जाएगा, तो ई से एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यहाँ भी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों है तो ट्वाइस तो रहेगा ही, तो ई स्क्वायर 2√2h/g। तो इस फैक्टर में ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब टोटल टाइम बता सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले में सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंड है √2h/g। नेक्स्ट वाला क्या हुआ, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही है, तो ई से मल्टीप्लाई हो चुका है और ये हो जाएगा 2 टाइम्स √2h/g। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर 2 टाइम्स √2h/g एंड सो ऑन। तो एक तरीके से यहाँ पे अब देखो, तो ये तो √2h/g एक अलग ही फैक्टर है, तो इसको अलग से रहने दो √2h/g, और आगे के केस में क्या हो रहा है, √2h/g और ये 2e है, तो एक तरीके से 2e √2h/g अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से 1, अगले वाले में आ जाएगा e, फिर अगले वाले में आ जाएगा e स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा GP हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 - 1/e, 2e √2h/g 1 - 1/e। ठीक है, फर्दर 2h/g को भी कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो कि क्या दे रखा है कि एक बुलेट है जिसका मास दे रखा है m/2 और एक ब्लॉक इधर रेस्ट में है, इसका मास m है, और ये कोलिजन के बाद इसके अंदर ही रह गए। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट कर दें, और क्वेश्चन में यही दे रखा है u = k टाइम्स √2μ gd। तो d का मतलब ये इसके अंदर रह गया और इसके बाद ये दोनों एक साथ d डिस्टेंस ट्रेवल किया बुलेट के साथ, और फाइनली यहां आके ये रुक गया फाइनल स्पीड। तो हमें ये k का वैल्यू बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो कोलिजन है, कोलिजन जैसे देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे अप्लाई करने के बाद कोलिजन के जस्ट बाद का स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले हो गया m/2, स्पीड u ही रहने दो, u कैलकुलेट करके बाद में इससे कंपेयर कर लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट के कितने हो गए, m/2u। बाद में क्या हो गया कि बुलेट इसके अंदर रह गया, तो अब ये जो दोनों यहां से चलना शुरू किया आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि यहां से ये जो स्टार्ट हुआ होगा, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड यहां पे v कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन वहां पे m और m/2 दोनों क्लब हो चुका है, तो m + m/2 × v। तो एक तरीके से यहां से v निकल गया हमारा कितना, तो 2 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, तो 2 तो डिनोमिनेटर में कैंसिल, यानी ये हो गया u/3। तो कोलिजन के बाद का इनिशियल स्पीड हो गया, ये जो स्पीड हो गया जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब देख सकते हो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, जाते जाते रुक गया, तो या तो काइनेमेटिक्स लगा दो, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ आपको वर्क पावर एनर्जी से चल सकते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका लॉस हो गया किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा, जो भी काइनेटिक एनर्जी है हाफ, टोटल मास कितने हो गए 3m + m/2, यानी 3m/2 × v स्क्वायर। तो ये शुरुआत के काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कैसे एनर्जी लॉस किया, तो फ्रिक्शन के वर्क डन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कितने हो गए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो μmg फ्रिक्शन हो गए और डिस्प्लेसमेंट d हो गए। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस हो गए। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने, μ × नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब mg, तो मास का मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है, तो मास कितने हो जाएगा 3/2m × g। तो ये हो गया μ, नॉर्मल का वैल्यू, बुलेट प्लस ब्लॉक, टोटल मास m + m/2 3/2 mg और डिस्प्लेसमेंट d।
तो यहाँ पे v का वैल्यू अपने को u/2 पुट कर देना है। v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m/2, 3m/2 तो कैंसिल ही हो गए, v के जगह पे u/2 तो 1/2 u/3 का स्क्वायर और ये हो गए μg/d। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि तुम्हारा k का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो u स्क्वायर कितने हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2 μg/d, यानी u का वैल्यू देखेंगे तो 3/√2 μg/d, यानी k का वैल्यू हो गया 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक का मास तुम्हें दे रखा है 10 kg, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स। तो एक फोर्स का वैल्यू दे रखा है, तो फोर्स कितने हैं 0.1 x, 0.1x ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल्स फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो फोर्स का वैल्यू दिया है, मास दिया हुआ है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, तो 0.1 x डिवाइडेड बाय मास हो गए 10, तो ये रिजल्ट कितने हो जाएगा 0.01 x। तो अब ये x को हमें रिलेट करना है, तो x का वैल्यू गिवन है 20 से 30, तो अब a को देखो x से रिलेट करना है, तो a को dv/dt यहां पे नहीं लिखेंगे, a को हम लोग काइनेमेटिक्स के क्या रिजल्ट लिखेंगे v dv/dx। तो देयरफॉर v dv/dx इज 0.01 x। तो v dv को एक साइड कर देना है, अगर टाइम पे जाना हो तो a को लिखना चाहिए dv/dt, लेकिन a को x के साथ अगर जाना है तो a का रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं v dv/dx। चूंकि यहां x का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसलिए a को dv/dt नहीं लिखे, v dv/dx लिखा। तो अब v dv एक तरफ रह गए और x dx एक साइड हो गया, 0.01 x dx। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो x का लिमिट क्या हो जाएगा 20 से 30 और स्पीड का लिमिट हो गया v1 से v2। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो v2 निकलने के बाद यहां से एक तुम्हारा v²/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा v2² माइनस v1²/2 इक्वल टू 0.01 और इधर x²/2, तो एक तरीके से 30² माइनस 20²/2। तो यहां से v2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि v1 का वैल्यू तो गिवन ही है, और v2 निकलने के बाद फिर तुम लोग यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी k2 का मतलब हाफ m v2 का स्क्वायर। तो मास गिवन है, v2 यहां से सॉल्व हो गए, पुट करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि ए मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v कोलाइड्स इनलास्टिकली विथ अनदर आइडेंटिकल मास। तो एक मास m है, इधर की ओर जा रहा है, और एक मास इधर रेस्ट में है। तो ये दे रखा है कब का सिचुएशन, बिफोर कोलिजन। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, 2 रेस्ट में। और आफ्टर कोलिजन क्या बोल रहा है, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मास मूव विथ वेलोसिटी v/√3 इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसके परपेंडिकुलर चल दिया, कौन, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट का वेलोसिटी है v/√3। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड मास। तो जो सेकेंड वाला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन v2 क्या होंगे। तो v2 का मतलब v2 को दोनों कंपोनेंट हो सकता है, तो दोनों कंसीडर कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा vy। तो अगर vx और vy दोनों फाइंड कर लिया तो फाइनली v2 हम लोग बता सकते हैं √vx² प्लस vy²। तो सिंपल कोलिजन का केस है, तो जैसे देखा कोलिजन, इसका मतलब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशन का केस है, तो 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार x में एक बार y में। तो एक बार x में अप्लाई कर दो, तो x में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गए, तो इनिशियल मोमेंटम इसके हो गए m, और इसका वेलोसिटी अपने को दिया है ना पहले v, तो अलोंग x, तो mv और इसका मोमेंटम 0 है बिफोर कोलिजन।
और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट किधर जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, तो एक्स में मोमेंटम तो उसके 0 हो गए, और सेकंड का क्या हो जाएगा, तो सेकंड का भी जो मास है वो तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों का मास इक्वल है, तो m और यहां से निकल गया vx। तो इस तरीके से यहां पे सॉल्व करके आ सकता है, यहां पे vx किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गए। vx इक्वल टू कितने आ गए हम अपने को आंसर, v। और इसका जो y कंपोनेंट है उसको फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो y के लिए हमें y में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने पड़ेंगे। तो y में मोमेंटम देखो, तो y में फर्स्ट का भी मोमेंटम 0 है, सेकंड तो रेस्ट में भी है, तो y का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों का 0। और बाद में क्या करेंगे, तो बाद में इसका मोमेंटम क्या हो जाएंगे m, और इसका वेलोसिटी y में है तो m इंटू वी बाय रूट 3। अब प्लस ये जो सेकंड है ये हो जाएगा m वी वाई। तो यहां से देख सकते हो कि वी वाई का वैल्यू क्या निकल गया, वी वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी बाय रूट 3। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि ये अलोंग वाई नहीं, वाई एक्सिस में अपोजिट की ओर गया, लेकिन यहां से वी वाई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वी बाय रूट 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या बता सकते हैं, तो वी टू इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे v, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और वी वाई की जगह पे वी वाई का स्क्वायर हो गया, तो ये वी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, 3 + 1 4/3, इसका मतलब 2/√3 v। चलो।